Hello students, welcome to Chetan Bharat Learning, and today we will discuss mains question from geography जो कि अभी रिसेंटली पेपर हुआ है अप्रैल 2026 में GS1 PCS मेंस का ये पेपर है, जहां पर कुछ क्वेश्चंस जो है हमें जियोग्राफी से देखने को मिले हैं। आज हम उन क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे, उनको देखेंगे कि उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं और कैसे टैकल होने चाहिए वो। अब देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। आपको मैं थोड़ा पहले बता देता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो हमारे सारे क्वेश्चंस हमने क्लासेस में बच्चों को करवा रखे हैं। उनके बिल्कुल आंसर बच्चों के पास में है, तो उनको जिन्होंने हमारे से पढ़ा होगा उनको आसानी हुई होगी उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। तो यहाँ पर हम बिल्कुल शुरुआत करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जहाँ पर लिखा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्लाउड बर्स्ट एज ए हाइड्रोमेटोलॉजिकल डिजास्टर इन इंडिया। देखो, इसको बोला गया था कि आपको ये 100 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है। मैं आपको इसके बारे में फुल डिटेलिंग दूंगा। अब 100 वर्ड्स में इसको कैसे शॉर्ट करके लिख सकते हैं वो हम एट द एंड डिस्कस करेंगे। बच्चों, अगर सबसे पहले मैं बात करूंगा क्लाउड बर्स्ट की, तो सबसे पहले हमें इंट्रो पार्ट जब लिखना है तो क्लाउड बर्स्ट के बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा। बिल्कुल जनरल में सेंस में अगर मैं बात करूंगा तो क्लाउड बर्स्ट कुछ ऐसे होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो हिली रीजन होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर आता है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं क्लाउड बर्स्ट है। अगर मैं बोलूंगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहां पर ऐसे घटनाएं, ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं। अब क्लाउड बर्स्ट को हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि ये होता क्या है। बच्चों, ये काफी इंटेंस है ना। हमने बोला कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, एक सडन, इंटेंस एंड लोकेलाइज्ड एरिया में होने वाला या लोकलाइज्ड रीजन में होने वाला एक हाइड्रोमेटरोलॉजिकल इवेंट है। ओके, अकॉर्डिंग टू द IMD, बच्चों IMD क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू IMD कि 100 मिलीमीटर और मोर, 100 मिलीमीटर और मोर अगर हमें रेनफॉल देखने को मिल रही है, रेनफॉल इन ए पर्टिकुलर रीजन, है ना, रेनफॉल देखने को मिल रही है। बच्चों, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रेनफॉल इन विदिन एन आवर। यानी अगर मैं बोलूं कि हमें क्लाउड बर्स्ट को डिफाइन करना है तो पहले हमने बोला कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, एक सडन, इंटेंस एंड लोकलाइज्ड हाइड्रोमेटरोलॉजिकल इवेंट है। फिर हमने बोला कि अकॉर्डिंग टू IMD कहता है कि 100 मिलीमीटर और उससे ज्यादा का रेनफॉल हो रहा है विदिन एन आवर, 1 घंटे में। कहां पर? इन ए लोकलाइज्ड रीजन, ठीक है, किसी लोकलाइज्ड रीजन में। ओके, लोकलाइज्ड रीजन मतलब कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर, मैं अप्रोक्सीमेट बोलूंगा, विच इज 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर। तो बच्चों, ये इसकी प्रॉपर आपको डेफिनेशन देनी पड़ेगी क्लाउड बर्स्ट की। ये आपको इंट्रो पार्ट में आंसर अपना बताना पड़ेगा कि आंसर का इंट्रो पार्ट कुछ ऐसा होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उन्होंने बोला कि शॉर्ट नोट बताना है, तो हमें कैसे बना, तो क्लाउड बर्स्ट कैसे बना होगा उसके बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। बच्चों, अगर मैं इसके फॉर्मेशन पे आता हूं, ठीक है, अगर मैं इसके फॉर्मेशन पे आता हूं तो हमें क्या बताना पड़ेगा कि ये क्यों बना, कैसे बना। विच इज मॉइस्चर एक्यूमुलेशन एंड एयर लिफ्टिंग। मतलब क्या हुआ होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मेरे अगर क्लाउड बर्स्ट को बनना है तो उसके लिए उसको 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप होगा सोर्स ऑफ मॉइस्चर। तो बच्चों, अगर मैं बात करता हूं सोर्स ऑफ मॉइस्चर की, तो आपको पता है जब मॉनसून आता है तो उस टाइम पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है। लो प्रेशर एरिया, अगर लो प्रेशर एरिया होगा तो कहीं ना कहीं वार्म ज्यादा होगा। जब वार्म ज्यादा होगा तो वहां पर एयर क्या होगी, राइज करेगी। मतलब कि हमारे पास सोर्स होगा। अगर मैं मॉइस्चर के सोर्स की बात कर रहा हूं तो मतलब कि कहीं ना कहीं मॉनसून के टाइम पे हमें ये सोर्स देखने को मिलता है। उस टाइम पे लो प्रेशर एरिया बना होता है। और कहां पर होगा सर? ओशियंस के पास में।
ओशियंस के पास में वाटर अवेलेबिलिटी के समय पर हमारे पास मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी रहती है। बच्चों हमने सुना है, हमने बचपन में सुना है कि हमें बोला जाता था कि यार जब बारिश होती है तो बादल क्या करते हैं, जो क्लाउड होते हैं वो पानी पीने के लिए किसी वाटर बॉडी में जाते हैं, ऐसा हमें बचपन में बताया जाता है। बट वो वाटर बॉडी में पानी पीने के लिए नहीं जाते। अब जहां पर वाटर अवेलेबिलिटी है वहां पर मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होगी, यानी सर यहां पर ओशियंस हो गए, कोई अदर वाटर बॉडीज होगी, वहां पर हमें मॉइस्चर अवेलेबिलिटी देखने को मिलेगी। और अक्सर अगर मैं बोलूंगा कि सर हिमाचल में क्लाउड बस्ट हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, तो ये ज्यादातर मॉनसून वाले रीजन में ही देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर उस टाइम पे लो प्रेशर रीजन हमें देखने को मिलता है। तो सोर्स ऑफ मॉइस्चर तो हमें लग गया पता। ओके, मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट समझा देता हूं। बच्चों मॉनसून के टाइम पे जो रेनफॉल होती है वो किस तरह की रेनफॉल होती है, तो वो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। किस तरह की रेनफॉल होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब थोड़ा सा बताएंगे सर? बिल्कुल बताएंगे। देखो इस तरीके से माउंटेन होता है। अगर मैं भारत के पर्सपेक्टिव में आपको समझाऊंगा तो यहाँ पर होते हैं वेस्टर्न घाट्स। जब वेस्टर्न घाट्स होते हैं तो यहाँ पर ये हमारे विंड्स आती हैं। तो ऐसा मान के चलो कि वेस्टर्न घाट्स है, माउंटेन रेंज है, तो ये कोई माउंटेन रेंज है, ये मैंने माउंटेन रेंज एक माउंटेन बना दिया। तो अब विंड कैसे चलेगी बच्चे, विंड जो है ऐसे करके राइज करेगी, है ना। विंड क्या होगी, ऐसे करके राइज करेगी, इस तरह करके राइज करेगी। ओके, अब जब विंड ऐसे करके राइज कर रही है तो ऊपर जाके उसका क्या होगा, उसका कंडेंसेशन होगी उसके बाद में हमारे पास एक क्लाउड देखने को मिलेगा। क्लियर। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ क्या हुआ होगा। फर्स्ट पे था सोर्स ऑफ मॉइस्चर, तो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी का हमें समझ आ गया है। दूसरा है ओरोग्राफिक लिफ्ट, यानी दूसरे केस में इस तरह का कोई माउंटेन होगा। माउंटेन में बच्चों अब ये जो सोर्स ऑफ मॉइस्चर है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है, तो मॉइस्चर के साथ में विंड क्या करेगी, वो राइज करेगी, है ना। विंड क्या करेगी, मॉइस्चर के साथ में राइज करेगी। तो ओरोग्राफिक का मतलब कहीं ना कहीं माउंटेन के साथ में होता है। तो जब ये विंड राइज करेगी, अब देखो ये या तो जो रग्ड टेरेन होगा, है ना, रग्ड टेरेन, ठीक है, रग्ड टेरेन हो गया, या फिर अगर मैं बात करूंगा हमारे पास माउंटेन की स्लोप, है ना, रग्ड टेरेन हो गया, ये माउंटेन की जो स्लोप होगी वहां पर ये जो होगी विंड होगी वो राइज करेगी। राइज करने के बाद में एट द टॉप, अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा साफ कर देता हूं तो ऊपर जाके क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर एक क्लाउड बनेगा। ओके, अब सर नॉर्मल केसेस में ऐसा कुछ जो पैटर्न बनता है, ऊपर बनता है निम्बो स्टेटस क्लाउड। मतलब कि सर आप कुछ बता रहे हो, अगर मैं मानता हूं कि जो मॉनसून में जो बारिश होती है उसमें ओरोग्राफिक अपलिफ्टमेंट होती है विंड की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऊपर जाके यहाँ पर एक क्लाउड बनता है निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड। ये नॉर्मल अगर मैं बात करूंगा मॉनसूनल रेनफॉल की। बट जब मैं क्लाउड बर्स्ट की बात कर रहा हूं तो सेम ऐसे सोर्स ऑफ मॉइस्चर है। मॉइस्चर के बाद में अपलिफ्टमेंट ऑफ विंड हमें देखने को मिली। अब अपलिफ्टमेंट ऑफ विंड या तो माउंटेन की स्लोप में होगी या फिर कोई रग्ड टेरेन होगा। रग्ड टेरेन मतलब उबड़ खाबड़ सा कोई टेरेन होगा, तो वहां पर ये विंड अगर राइज करती है तो ऊपर जाके अब बच्चों यहाँ पर एक क्लाउड बनाएगी ये। अब ये जो क्लाउड बनेगा, इस क्लाउड को हम कहेंगे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाएगी। कौन सा क्लाउड बनाएगी, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। डन। अब बच्चों जब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन जाता है तो ये मैं मान के चलता हूं कि ये मेरा क्लाउड बन गया और इसका नाम है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। अब यहाँ पर हमें वर्टिकल एयर करंट देखने को मिलेगा, ठीक है, वर्टिकल एयर करंट्स हमें देखने को मिलेगा, वर्टिकल एयर करंट। ओके, जिनको हम कहते हैं अपड्राफ्ट, बच्चे ये क्या करता है, ये जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी उनको एक्यूमुलेट करता है और उनको नीचे आने से रोकता है। यानी जब ये अपड्राफ्ट वीक हो जाएगा बच्चों,
तभी वो सारी जो इतनी इतनी बड़ी, बहुत बड़ी जो वाटर ड्रॉपलेट्स बनी होंगी वो नीचे गिरेंगी। क्या होगा? वो नीचे गिरेंगी। डन। तो जब नीचे गिरेंगी तभी हमारे पास में हमें क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलेगा, यानी हमारे पास में 100 mm और उससे ज्यादा रेनफॉल हो रही है 1 घंटे के अंदर, और एक विधि ने कहां पर? किसी पर्टिकुलर रीजन में, लोकलाइज्ड रीजन में, 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर के रीजन में, तो उसे हम क्लाउड बर्स्ट कहेंगे। तो बच्चों यहां पर हमने डिस्कस कर लिया, हमसे नोट पूछा था तो नोट पे हमने एक दो लाइनें हमने उसके इंट्रो वाले पार्ट में कर दी, जहां पर हमने क्लाउड बर्स्ट को समझाया होता क्या है। दूसरे पार्ट में हमने बोला कि क्लाउड बर्स्ट बनता कैसे है, उसके फॉर्मेशन के पीछे। तो उसकी सबसे पहले सोर्स ऑफ मॉइस्चर, देन इज ओरोग्राफिक लिफ्ट, एंड थर्ड इज एडियाबैटिक कूलिंग। एडियाबैटिक कूलिंग कहीं ना कहीं कंडेंसेशन की बात कर रही है, और इस कंडेंसेशन से हमारे पास एक क्लाउड बन रहा है जिसको बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। तो हमें इतना पोर्शन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ओके, आगे बढ़ेंगे बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं कि ये क्लाउड बर्स्ट हमें भारत में कहां कहां पर मोस्टली देखने को मिलता है। तो अगर मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ में बात करूंगा, तो हम थोड़ा सा अगर देखेंगे इस चीज को, थोड़ा सा इसको ऐसे हम अगर थोड़ा सा देखेंगे कि ये हमें, इसको थोड़ा नीचे लेके जाते हैं, तो ये हमें ज्यादातर, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है अब? ओके, यार यहां अगर हम इसको, तो बच्चों ये हमें ज्यादातर जो रीजन है वो हिमालयन बेल्ट में है ना, हिमालयन बेल्ट में देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगा, और कुछ हमारे पास में अर्बन हॉटस्पॉट है। अर्बन हॉटस्पॉट मतलब जैसे कि आपने देखा होगा महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए थे, मुंबई में। सेम हमने देखा होगा कि हैदराबाद में बहुत सारा हमें फ्लड्स देखने को मिले, बेंगलोर में फ्लड देखने को मिले। तो यहाँ पर जब वहाँ पर फ्लड्स क्यों आए होंगे, है ना, महाराष्ट्र, बेंगलोर, कर्नाटका के बेंगलोर में यहाँ पर फ्लड्स क्यों देखने को मिले? क्योंकि किसी लोकलाइज्ड रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, उसकी वजह से हमें ये इस तरीके के क्लाउड बर्स्ट जैसी हमें घटनाएं देखने को मिली। क्लियर? सेम फॉर वेस्टर्न घाट, जो कि हमने पूरा पैटर्न ही वेस्टर्न घाट के लिए डिस्कस किया है। बच्चों हिमालयन बेल्ट के लिए ये होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप्स है। ओके, हिमालयन के लिए क्या होगा बच्चों? स्टीप स्लोप्स है, और दूसरा यहाँ पर नैरो वैलीज है। क्या है? नैरो वैलीज है, तो जो कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रही हैं क्लाउड बर्स्ट जैसे इवेंट्स को। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब उसके बाद में हम देख रहे हैं कि यार इसके इम्पैक्ट क्या है, क्लाउड बर्स्ट से क्या इम्पैक्ट होता है। तो बच्चों फ्लैश फ्लड्स और डेब्रिस फ्लो हमें देखने को मिलता है। अगर मैं बोलूंगा कि जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है तो क्या होगा यार, उससे बहुत ज्यादा पानी आया होगा, तो ओवरफ्लो हो गया होगा। तो फ्लैश फ्लड्स जो है, फ्लैश फ्लड्स और डेब्रिस फ्लो में बच्चों हमें जब बहुत ज़्यादा पानी आता है तो उससे क्या होगा कि पूरा जो फ्लड्स वगैरह वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगी, है ना। और जब फ्लड्स आएंगे तो वो अपने साथ में जितना भी सेडिमेंट होगा, डेब्रिस होगा, उसको साथ में लेके आएंगे। तो यानी इससे ये वाली दिक्कत शुरू हो जाएगी। दूसरी बात बच्चे, जब फ्लड्स आते हैं तो मिट्टी में जो मिट्टी की सैचुरेशन होती है वाटर लेवल को लेके, वो आ जाती है उसके अंदर, जिसका मतलब क्या है कि मिट्टी बहुत ज्यादा पानी को सोख लेगी तो उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। जब पकड़ ढीली हो जाएगी तो वो क्या होगा, वो लैंडस्लाइड जैसी इवेंट्स जो है उनको ट्रिगर करेगी। थर्ड नंबर पे जो सोशियो इकोनॉमिक पैरालिसिस हो जाएगा, जैसे कि जब फ्लैश फ्लड्स आते हैं, लोगों के घर चले जाते हैं। देखो हिमाचल में क्लाउड बर्स्ट जो है उसकी वजह से कितने लोगों के घर चले गए, उनकी संपत्ति थी, उनका जो पैसा था, उनका जो परिवार था, वो उजड़ गए। बहुत लोगों की वहाँ पर डेथ हुई है, तो यानी लाइफ के लॉस हो रहे हैं, इकोनॉमिकल लॉस हो रहे हैं। ओके, सेम फॉर द उत्तराखंड, वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ फ्लड्स देखने को मिले थे। ओके, तो मतलब कि इससे बहुत ज़्यादा
जो है डेट्रीमेंटल इफेक्ट है इसके। ओके, तो और जब फ्लड मतलब पानी का फैलना, जब पानी आ रहा है तो उससे जो है वाटर बोर्न डिसीजेस होंगे, तो यानी जो कम्युनिकेबल डिसीज होंगे वो भी बढ़ जाएंगे। ओके, एंड देन इज सडन रिवर सर्च। बच्चों इस बार पंजाब में सबसे बड़ी दिक्कत, अगर मैं 2025 की बात करूंगा, पंजाब में फ्लड जैसे सिचुएशंस बन गई थी, वहां पर बनी थी जहां पर डैम्स थे साथ में। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हिमाचल में हो रहे हैं क्लाउड बस्ट। अब क्लाउड बस्ट हो रहे हैं तो वहां से वाटर फ्लो आ रहा है, वाटर फ्लो आ रहा है तो वो कहाँ आ रहा है? वो डैम्स में आ रहा है। जब डैम्स में आ रहा है तो डैम्स में बच्चों जब पानी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो कहीं डैम्स ब्रीच जैसी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, उनको पानी छोड़ना पड़ रहा है। जब छोड़ना पड़ा है तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा जो है क्या बोलते हैं उससे, लोगों के घरों तक पानी पहुंचा है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। क्लियर? अब देखो इससे हमें किस चीज का पता लग रहा है कि डैम्स फेलियर का भी पता लग रहा है, डैम्स मैनेजमेंट में भी दिक्कतों का पता लग रहा है कि डैम्स के अंदर भी बहुत ज्यादा सिल्टेशन इकट्ठा हो गया है, उसको निकाल नहीं रहे हैं। जब उसको निकालेंगे नहीं तो उससे उस डैम की जो वाटर कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो अगर कहीं से ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे इवेंट होते हैं क्लाउड बर्स्ट जैसे, इससे बहुत ज्यादा वाटर फ्लो होता है, तो इससे उन डैम्स वो जल्दी भर जाएंगे तो अपने को पानी रिलीज करना पड़ेगा और उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, जो कि इस बार 2025 में पंजाब में भी हमें देखने को मिला। तो बच्चों ये इस तरीके से हम बताएंगे एग्जामिनर को कि क्लाउड बर्स्ट से ये इम्पैक्ट हो सकते हैं। अब आपको 100 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया था तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको ये जस्ट इंट्रो पार्ट लिखना था कि कोडिंग टू आईएमडी क्या कहता है। बस इतना लिखने के बाद में कैसे बनता है एक डायग्राम ड्रॉ करनी थी और ये 1-2 कारण आपको बता देने थे। और उसके बाद में आपको बताना था कि जियोग्राफिकली हॉटस्पॉट क्या है क्लाउड बर्स्ट का, एक मैप ड्रॉ करना था, वो दिखा देना था और लास्ट में 2-3 यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन कर देने थे फॉर क्लाउड बर्स्ट के इम्पैक्ट के ऊपर। तो ये हमने आपको बताया है, ये हमने आपको पूरा मैप भी दिखाया है कि कहाँ पर हमें क्लाउड बर्स्ट से, पर आपको इतना नहीं बताना था, आपको सिर्फ ये बता देना था जैसा हमने यहाँ पर बनाया है कि यहाँ पर कुछ हमें यानी हिमालय, वेस्टर्न घाट्स और कुछ जैसे कि महाराष्ट्र, यहाँ पर हमें जो है फ्लड्स देखने को मिले हैं। ओके, तो चैलेंजेस क्या है बच्चे इस मैनेजमेंट में और मिटिगेशन में? तो चैलेंजेस तो बड़े सिंपल से हैं कि हमें पता ही नहीं है कि क्लाउड बर्स्ट कब आ रहा है, तो हमें जो डॉपलर रडार जो है उनका यूज करना पड़ेगा। ओके, डॉपलर रडार्स का वेदर के लिए जो रडार्स होते हैं, और क्या करना सकता है, और क्या किया जा सकता है बच्चे? हमें पता है कि ये कुछ वल्नरेबल रीजन है, यहाँ पर हमें उस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, वहां पर घरों को कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि फ्लड्स अगर आते भी हैं तो उससे कोई दिक्कत ना हो घरों को। और जहां पर लैंडस्लाइड वाले रीजन है वहां पर घरों को नहीं बनाना चाहिए, या बनाना है तो जो बिल्डिंग कोड होंगे उस तरीके से बनाना चाहिए। ओके, देन क्लाइमेट चेंज लिंकेज है, तो क्लाइमेट चेंज जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं, यानी हमें इस चीज को परे करना है ताकि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाउड बर्स्ट जैसे इवेंट्स ना क्रिएट हो सके। तो ये कुछ हमारे को करना पड़ेगा बच्चों। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि हमारे को शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम रिएक्टिव रिलीफ, जो हमारा स्टांस रहने वाला है। ठीक है, तो हमें इसमें आप लिख सकते थे कि वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव रिलीफ टू, तो रिएक्टिव रिलीफ से लेके क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लानिंग की, क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लानिंग, क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लानिंग। तो बच्चों ये इतना हमारा आंसर होना था और इसके फिर हमें एग्जामिनर जो है अच्छे मार्क्स हमें दे सकते हैं। ओके, देन इज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया हैज इमर्ज्ड एज ए ग्लोबल लीडर इन जेनेरिक मेडिसिन with distinct regional clusters driving its growth. Explain and discuss the challenges faced by this industry. देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक करो कि क्वेश्चन हमारे से पूछा क्या है बच्चे। हमसे पूछा गया है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में, कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इन इंडिया उसकी इमरजेंस को लेके,
कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया वो एमर्ज हो रही है ग्लोबल लीडर इन जेनेरिक मेडिसिन। ओके, तो हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि क्या ड्राइवर्स हैं, ठीक है, जिससे कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ऑफ इंडिया emerged as a global leader इन जेनरिक मेडिसिन। तो ये हमें कुछ ड्राइवर्स यहाँ पर बताने पड़ेंगे। उसके बाद लिखा है कुछ रीजनल क्लस्टर्स के नाम लिखो। तो हमें बताना पड़ेगा कि कुछ रीजनल क्लस्टर्स हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। जैसे कि हम बात करेंगे तो हिमाचल में जो बद्दी वाला रीजन है, उत्तराखंड में पंतनगर वाला रीजन है, सेम तेलंगाना में हैदराबाद वाला रीजन है, गुजरात में जो बड़ोदरा और अहमदाबाद वाला रीजन है। तो ये जो रीजन है ये क्लस्टर्स हैं जहां पर फार्मास्यूटिकल जो है वो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसके रिलेटेड हमें थोड़ा सा यहाँ पर बताना है। फिर बोला गया है कि हमें एक्सप्लेन करना है और डिस्कस करना है कि इस इंडस्ट्री को अभी कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो हमें इस चीज़ के बारे में भी बताना पड़ेगा। ओके, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो भारत में, तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है इसको अगर मैं बोलूँगा विच इज़ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया ऑल्सो कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इमर्ज हो रही है हैज इमर्ज्ड या हैज इवॉल्विंग इनटू ए कॉर्नरस्टोन ऑफ ए, बच्चों ये कॉर्नरस्टोन बन रही है ऑफ ग्लोबल हेल्थ केयर का। ओके, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया हैज इमर्ज्ड एज ए कॉर्नरस्टोन ऑफ ए ग्लोबल हेल्थ केयर बाय प्रोवाइडिंग, बच्चे क्या प्रोवाइड कर रही हैं, क्वालिटी, बच्चे क्वालिटी प्रोवाइड कर रही हैं और इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव इन जेनेरिक मेडिसिन्स, तो आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते थे। फिर आप क्या बताते, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का क्या स्टेटस है। अगर मैं ग्लोबली बात करूंगा तो इफ आई टॉक अबाउट वॉल्यूम, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो रैंक है ग्लोबली वो थर्ड है, यानी जो भारत की मेडिसिन है जेनरिक मेडिसिन में, तो वो थर्ड रैंक है। अगर मैं बाय वैल्यू बात करूंगा तो 11th रैंक है इन ग्लोबली। तो ये आपको रैंकिंग बतानी पड़नी थी, तो इतना करके आप बोल सकते थे कि ये हमारा स्टेटस जो है आपको बता दिया हमने फार्मास्यूटिकल को लेके। उसके बाद आप बोल रहे हो कि कुछ हमें ड्राइवर्स बताने हैं कि क्यों हम इवॉल्व हो रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं ग्लोबल लीडर इन अगर मैं बात करूंगा जेनरिक मेडिसिन। ओके, तो क्यों हो रहे हैं, सबसे पहला रीजन तो हमारा यही है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस। बच्चे जो भारत की जो इंडस्ट्री है उसके द्वारा बनाई गई जो मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसमें जो मेडिसिन बनाई जा रही है वो कॉस्ट इफेक्टिव है। बच्चे 30 to 60% ये ज़्यादा जो है सस्ती है इफ आई कंपेयर्ड विद अदर नेशंस, जैसे कि यूएस या यूरोपियन मार्केट की अगर मैं बात करूंगा तो भारत की जो दवाइयां हैं वो 30 to 60% तक इवन उनकी जो रेट है वो हमें कम देखने को मिल रही है। दूसरा, मैसिव एक्सपोर्ट फुटप्रिंट। बच्चे अगर मैं बात करूंगा 2025 है ना, 2025-26 की अगर मैं बात करूंगा तो इस टाइम पे हमने जो $30 बिलियन हमने जो फार्मास्यूटिकल यानी जो हमारी मेडिसिन्स हैं इनको एक्सपोर्ट करके, जेनरिक मेडिसिन्स को एक्सपोर्ट करके हमारा कितना बिजनेस हुआ है, $30 बिलियन, ठीक है, $30 बिलियन, जिसमें कि 50% जो हमारा एक्सपोर्ट गया है। बच्चों ये कहाँ पर हुआ है, मोर देन 50% ऑफ द एक्सपोर्ट जो कंट्रीज है, मतलब कि अगर मैं बात करूंगा जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया, जैसे कि यूएसए हो गया, तो इन कंट्रीज में हमारा मोर देन 50% जो है एक्सपोर्ट हुआ है इन टर्म्स ऑफ जेनरिक मेडिसिन। तो ये अगर मैं बात करूंगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो गया, मैसिव एक्सपोर्ट फुटप्रिंट हो गया। मतलब ये दो रीजन दे सकते थे आप कि जहां पर आप बताते कि हमारे जो हमारा भारत का जो स्टेटस है वो कैसे चेंज हो रहा है, भारत कैसे इवॉल्व हो रहा है इस इंडस्ट्री में इनटू ग्लोबल लीडर।
ओके, आगे मैं बोलूंगा कि कुछ अगर मैं बात करूंगा रीजनल क्लस्टर्स का, हमसे नेक्स्ट एक पॉइंट पूछा गया था। तो रीजनल क्लस्टर्स में कौन थे, जैसा कि हमने बताया हैदराबाद, तेलंगाना। बच्चे इसको अगर हम बात करेंगे विच इज बल्क हब ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की इसको लेके आंध्र प्रदेश में, तो ये बल्क, इसको मैं लिख भी देता हूँ, बल्क ड्रग कैपिटल ऑफ इंडिया, इट्स बल्क ड्रग कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, गुजरात में अहमदाबाद बड़ोदरा बेल्ट जो है, यहाँ पर बच्चे जितना भी हम प्रोडक्शन, जितना भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका 30% जो बिजनेस है, जो 30% हमारा टर्नओवर है, वो सिर्फ गुजरात अहमदाबाद बड़ोदरा वाली बेल्ट से ही आ रहा है। वहीं पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की अगर मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर ये बद्दी और पंतनगर में ये इंडस्ट्रीज हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो MSME है वो बन रही है यहाँ पर फार्मा को लेके। ओके, और यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करूंगा बच्चे, यहाँ पर ज्यादातर R&D का काम होता है, और जो भी जितनी भी फार्मा को लेके कंपनीज हैं, उनके ज्यादातर जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो कहाँ पर, महाराष्ट्र में ही हमें देखने को मिलते हैं। तो मतलब रीजनल अगर मैं क्लस्टर्स की बात करूंगा, तो पूरे इंडिया में ये हमारे पास 4 लोकेशंस है जहाँ पर जो है फार्मेसी या फार्मा इंडस्ट्री जहाँ पर क्लस्टर की फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। बच्चों उसके बाद अगर मैं लास्ट जो हमारा क्वेश्चन की डिमांड थी, जहाँ पर हमसे क्रिटिकल चैलेंजेस पूछे गए हैं कि ये इंडस्ट्री कौन से चैलेंजेस को फेस कर रही है। बच्चे अगर मैं थोड़ा सा आपको बता पाऊं कि जो अगर मेडिसिन बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल के लिए इसको हम एक टर्म को यूज करते हैं, एक्टिव सूटिकल फार्मा इंग्रेडिएंट्स। ओके, API। तो API जो है हमें बेसिकली बच्चों इंपोर्ट कराने पड़ते हैं। अब कहाँ से इंपोर्ट होते हैं, तो मोर देन 70% जो है हम API हो गया, या फिर जो की स्टार्टिंग मटेरियल हमें चाहिए होगा वो सब कुछ हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो इवन हमारा मोर देन 70% जो है API वो कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, वो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, यानी API हम खुद नहीं बना पा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन API इंपोर्ट्स। दूसरा बच्चों, जो जैसा कि हमने बोला कि मोर देन 50% हमारा जो, अगर मैं 50% तक हम जो ट्रेड करते हैं मेडिसिन को लेके, वो हमारा मेन जो कंट्री जैसे यूरोपियन यूनियन, USA हो गया, इनके साथ में होता है। बट इनके साथ में होता है तो इनके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बहुत ऊपर होते हैं, तो उनको मेंटेन करना, यहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। तो वहाँ पर अगर मैं बात करूँगा डॉक्यूमेंटेशन को लेके, है ना, पूरा उनका एक SOPs होती है, पूरे प्रोसीजर्स होते हैं, तो उसको मेंटेन करने में कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज जो है उस काम में ज्यादा जो है उलझ के रह जाती है। ओके, थर्ड इज द इनोवेशन गैप। बच्चे हमें पता है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो बल्क में बनाना तो जानती है बट इनोवेट करना नहीं जानती, मतलब कि हमारी ज्यादातर इंडस्ट्रीज वो कॉपी कैट वाली सिस्टम पे ज्यादा वर्क करती है। क्लियर, तो कहीं ना कहीं इनोवेशन की कहीं ना कहीं अपने को कमी देखने को मिलती है। एंड द लास्ट इज जियोपॉलिटिकल एंड द लॉजिस्टिक रिस्क। बच्चे ये जो अगर जैसा कि अभी वेस्ट एशिया में चला हुआ है ना, जो कन्फ्लिक्ट चला हुआ है, तो इस तरीके के ये ग्लोबली टेंशन क्रिएट करते हैं। तो जब ग्लोबली टेंशन क्रिएट करते हैं तो इससे लॉजिस्टिक रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। बच्चे सप्लाई चेन्स होंगी, जो सप्लाई चेन्स होती हैं वो कहीं ना कहीं उसमें हमें डिसरप्शन देखने को मिलता है। तो ये भी एक बड़ा रीजन हो चुका है। तो इसमें आप एग्जांपल भी ऐड ऑन कर सकते थे, अभी सेंट्रल एशिया में या ईरान वाली साइड में जो ईरान और USA का जो चला हुआ है, तो आप उसको भी बिल्कुल इसमें मेंशन कर सकते थे कि कितना कुछ महंगा हो गया है इसी चीज़ के कारण। ओके, तो ये आप इसमें क्वेश्चंस को ऐसे, इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप टैकल कर सकते थे। ओके, अभी हम अब देखो कंक्लूड कैसे करना है कि अभी हम जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो अभी चल रही है वो वॉल्यूम टू वैल्यू की रेस में चल रही है। और फिर आप बोल सकते हो कि यार जो
गवर्नमेंट है वो इनिशिएटिव चला रही है, जैसा कि उन्होंने बल्क पार्क करके, है ना, बल्क ड्रग पार्क ऐसा करके इनिशिएटिव चला रखा है, जो कि किस चीज को एड्रेस कर रहा है, जो एपीआई इंपोर्ट को एड्रेस कर रहा है। तो यानी एपीआई इंपोर्ट को एड्रेस करने के लिए बहुत सारे बल्क ड्रग पार्क बनाए जा रहे हैं, जो कि क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, वो काम करेंगे एपीआई फॉर्मेशन का। तो बहुत ऐसे प्लांट है जो एपीआई ही बना रहे हैं। ओके, तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। तो इस तरह से हम अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते थे। ओके, देन इज, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, असेस द स्टेटस ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन पंजाब। ठीक है, हमें वाटर रिसोर्सेज क्या है पंजाब में उसको जानना पड़ेगा सबसे पहले। देन व्हाट आर द की इकोलॉजिकल एंड द सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस एमर्जिंग फ्रॉम देयर ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओके, डिस्कस करते हैं बच्चों। ये पंजाब है। ओके, पंजाब के हमें वाटर रिसोर्सेज के बारे में बताना पड़ेगा। फिर हमें पूछा है कि पंजाब जो है ये इस टाइम पे ओवर एक्सप्लॉइटेशन किसका, वाटर रिसोर्सेज का। तो जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तो इससे हमें दो तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है। फर्स्ट क्या निकल के आ रहा है, इकोलॉजिकल। फर्स्ट हो रहा है इकोलॉजिकल चैलेंजेस कुछ निकल के आ रहे हैं, एंड सेकंड इज सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हमें पहले बताना पड़ता कि पंजाब जो है वो हिस्टोरिकली, तो मैं क्या बोलता कि हिस्टोरिकली अगर मैं बात कर रहा हूं, हिस्टोरिकली, ओके, और एक बात करूंगा करंटली, दो चीजें करूंगा कि हिस्टोरिकली पंजाब जो है वो ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया था, बट करंटली की अगर मैं बात करूंगा तो पंजाब इज ग्रैपलिंग विद द, किस चीज से, ग्रैपलिंग विद द, जो हमारे पास में क्या हो गया, जो हाइड्रो इकोलॉजिकल के अंडर अभी पंजाब आ चुका है। ठीक है, तो हमने बोला कि पंजाब पहले जमाने में ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया था, बट अब जो है वो जो हाइड्रो इकोलॉजिकल क्राइसिस के अंदर पंजाब जो है वो जकड़ा हुआ है, ऐसा हमने बात कही। फिर हम बोलते कि पंजाब के वाटर रिसोर्सेज के बारे में अब हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ पर पंजाब पहले, अगर पंजाब की बात करूंगा तो पंजाब चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्रॉम द लैंड ऑफ 5 रिवर्स से अब वन ऑफ द, अगर मैं बात करूंगा भारत में तो वन ऑफ द हाईली, जहां पर क्राइसिस चल रहा है वाटर का, तो उस रीजन में पंजाब ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो ये मेरा कहीं ना कहीं एक इंट्रो पार्ट रहता। उसके बाद में मैं वाटर रिसोर्सेज के बारे में बताता कि पंजाब के जो वाटर रिसोर्सेज है उसमें क्या हो रहा है बच्चों, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। सो इम्बैलेंस बिटवीन किस किस के बीच में, इम्बैलेंस बिटवीन जो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ओके, तो यानी वाटर की एक्सट्रैक्शन के बीच में और वाटर की रिप्लेनिशमेंट के बीच में। ठीक है, तो बिटवीन, इम्बैलेंस बिटवीन वाटर एक्सट्रैक्शन एंड रिप्लेनिशमेंट। तो बच्चों ये हमने बोला। अब मुझे एक डेटा देना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, अब मुझे एक डेटा देना पड़ेगा कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सॉरी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं, इट्स ग्राउंड वाटर, ठीक है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, CGWB, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा है कि ग्राउंड, अगर पंजाब की बात करूंगा तो पंजाब जो है एक्सट्रैक्ट कर रहा है ग्राउंड वाटर एट ए, उन्होंने बोला कि ये जितना इसका, इसके ग्राउंड वाटर का रिप्लेनिशमेंट है उसका 156% यूज कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि पंजाब जो है, ये मैं मान लेता हूं, यहां पर आपको अच्छे से समझा पाऊंगा कि पंजाब के पास में जो ग्राउंड वाटर है वो कितना होगा, 100% होगा। ठीक है, यानी पंजाब इस ग्राउंड वाटर को 100% एक्सट्रैक्ट कर सकता है, बट वो इससे भी ज्यादा, अब देखो 100% होना था, फिर इसको सेम, इसके बाद में क्या होना था, रिप्लेनिश होना था, इसके बाद में इसको फिर से इसमें फिल होना था, बट पंजाब इस वाटर के बजाय अब इसको भी एक्सप्लॉइट कर रहा है।
ठीक है, समझ रहे हो, इसको भी एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डन।